आज हम बात करेंगे इतिहास की एक ऐसी कहानी की जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया, पर अफसोस इसे अक्सर किताबों में उतनी जगह नहीं मिलती। ये कहानी है 8वीं सदी की, जब भारत एक ऐसे साम्राज्य के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया था जिसे उस वक्त कोई नहीं रोक पा रहा था। ये दौर था उमैयद खलीफा का। आप कह सकते हैं कि ये मिडिल ईस्ट से उठी उस जमाने की एक सुपर पावर थी। उनकी ताकत और तेजी का अंदाजा इस बात से लगाइए कि कुछ ही दशकों में उन्होंने आधी से ज्यादा दुनिया पर अपना झंडा फहरा दिया था। और उनकी रफ्तार तो सच में हैरान करने वाली थी। देखिए, 692 में जो विस्तार शुरू हुआ वो 711 तक स्पेन और नॉर्थ अफ्रीका को फतेह कर चुका था, और 715 आते आते तो उनकी सेनाएं भारतीय उपमहाद्वीप के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। सच में ऐसा लग रहा था कि उन्हें रोकना नामुमकिन है। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक ऐसा साम्राज्य जो हर दिशा में जीत रहा था, वो भारत की सीमाओं पर आकर आखिर थम क्यों गया? यही वो पहेली है जिसे आज हम परत दर परत सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस इतने बड़े टकराव की शुरुआत, आप यकीन नहीं करेंगे, एक बहुत ही मामूली सी लगने वाली घटना से हुई। एक छोटी सी चिंगारी जिसने आगे चलकर एक बहुत बड़ी आग लगा दी। तो हुआ ये कि श्रीलंका से कुछ कीमती तोहफे खलीफा के लिए भेजे जा रहे थे, लेकिन इन तोहफों से भरे जहाज़ों को सिंध के तट के पास समुद्री डाकुओं ने लूट लिया। बस उमैयद गवर्नर ने फौरन इसका इल्जाम सिंध के शासक राजा दाहिर पर डाल दिया और नुकसान की भरपाई की मांग की। राजा दाहिर ने मना कर दिया और उन्हें हमला करने का बहाना मिल गया। लेकिन राजा दाहिर झुकने वालों में से नहीं थे। उनके ये शब्द साफ दिखाते हैं कि वो अपनी जमीन की रक्षा के लिए किसी भी अंजाम को भुगतने के लिए तैयार थे। ये एक शासक का अपनी मातृभूमि के लिए एक मजबूत संकल्प था। और बस यहीं से उस जंग का आगाज हुआ, जिसके बाद उमैयद सेनाओं ने पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमाया। मोहम्मद बिन कासिम एक नौजवान लेकिन बहुत ही काबिल सेनापति था। उसकी सेना ने एक एक करके सिंध के कई किले जीत लिए। इतना ही नहीं, वो काफी चालाक भी था। उसने स्थानीय मतभेदों का फायदा उठाया और कुछ बौद्ध शासकों और जनजातियों को अपने साथ मिला लिया, जिन्होंने राजा दाहिर के खिलाफ उसकी मदद की। 712 ईस्वी, ये वो साल था जब अरोर की निर्णायक लड़ाई में राजा दाहिर लड़ते हुए मारे गए, और उनकी हार के साथ ही सिंध उमैयद खलीफा का एक प्रांत बन गया। ये भारतीय जमीन पर उनकी पहली और बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल में ये तो बस शुरुआत थी। सिंध सिर्फ एक पड़ाव था। असली मकसद तो हिंदुस्तान के विशाल मैदान थे, और अब उमैयदों की नज़र उसी पर थी। इसके बाद जो आक्रमण की लहर उठी वो पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और खतरनाक थी। ये जो नया गवर्नर था, अल जुनायद, इसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थीं। वो सिर्फ सिंध तक नहीं रुकना चाहता था, बल्कि पूरे पश्चिमी और मध्य भारत को जीतकर खलीफा का एक नया सूबा बनाना चाहता था। उसकी सेना एक तूफान की तरह आगे बढ़ी, जो रास्ते में आने वाले हर राज्य को रौंदती जा रही थी। ये सिर्फ कुछ शहरों के नाम नहीं हैं। जरा सोचिए, ये आज के राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के बहुत बड़े बड़े इलाके हैं, जिन्हें कुछ ही सालों में जीत लिया गया था। कई भारतीय राज्य या तो पूरी तरह तबाह हो गए या उन्होंने घुटने टेक दिए। हालत ये थी कि उमैयद सेना भारत के दिल यानी उज्जैन तक पहुंच चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, हर तूफान एक चट्टान से टकरा कर रुकता है। जैसे जैसे ये तूफान भारत के अंदरूनी हिस्सों में बढ़ा, इसका सामना एक ऐसी ही चट्टान से हुआ जिसे तोड़ना नामुमकिन था। ये चट्टान थी भारतीय राज्यों के प्रतिरोध का किला। जब भी कोई बड़ा संकट आता है तो अक्सर एक नई ताकत का उदय होता है। इस आक्रमण के जवाब में भारत में एक नई शक्ति उभरी, गुर्जर प्रतिहार। ये वो योद्धा थे जो इस हमले के सामने भारत की ढाल बनने वाले थे। मजे की बात ये थी कि उमैयदों का सामना किसी एक राजा से नहीं हुआ। उनका सामना हुआ 3 तरफ से खड़ी एक फौलाली दीवार से। उत्तर में गुर्जर प्रतिहारों ने नागभट्ट प्रथम के नेतृत्व में मोर्चा संभाला, दक्षिण में ताकतवर चालुक्यों ने, और तो और उत्तर से कश्मीर के महान शासक ललितादित्य ने भी उन पर दबाव बनाया। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां सारा खेल पलट गया। वो निर्णायक लड़ाइयां जहां इस भारतीय गठबंधन ने हमलावर सेनाओं को ऐसी हार दी जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। ये वो पल था जब ज्वार वापस लौटा,
नागभट्ट प्रथम ने कई राजपूत शासकों को एक साथ लिया और राजस्थान के युद्ध के मैदान में उमैयद सेना को बुरी तरह से कुचल दिया। हार इतनी जबरदस्त थी कि उन्हें अपने जीते हुए सारे इलाके छोड़कर वापस सिंध की तरफ भागना पड़ा। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, इसका पक्का सबूत हमें ग्वालियर के एक शिलालेख में मिलता है, जो साफ साफ कहता है कि नागभट्ट ने एक बहुत विशाल हमलावर सेना को नेस्तनाबूद कर दिया था। ये एक ऐतिहासिक और निर्णायक जीत थी। अच्छा, जब उत्तर में रास्ता बंद हो गया तो उमैयदों ने दक्षिण गुजरात के रास्ते भारत में घुसने की एक और कोशिश की, लेकिन वहां चालुक्य सेनापति पुलकेशन उनकी राह में खड़े थे। नवसारी की लड़ाई में उन्होंने उमैयद सेना को पूरी तरह से तबाह कर दिया, जिससे दक्षिण भारत का रास्ता उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो गया। इन दो जबरदस्त हारों ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उमैयद साम्राज्य का विस्तार भारत में हमेशा के लिए रुक गया और इसी के साथ भारतीय उपमहाद्वीप में सत्ता का एक नया अध्याय शुरू हुआ। 740 ईस्वी आते आते खेल पूरी तरह खत्म हो चुका था। सिंधु नदी के पूर्व में अरबों का प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो गया था। वो सिंध की सीमाओं में सिमट कर रह गए और फिर कभी उन्होंने भारत को फतह करने का इतना बड़ा अभियान नहीं छेड़ा। ये बदलाव कितना बड़ा था, इस तुलना से साफ पता चलता है। देखिए, जहां कुछ साल पहले उमैयद सेनाएं भारत के अंदरूनी हिस्सों को रौंद रही थीं, अब वो सिंध तक सिमट चुकी थीं। और जहां पहले बिखरे हुए भारतीय राज्य थे, अब उनकी जगह बड़े और शक्तिशाली साम्राज्यों ने ले ली थी। असल में इसी सफल प्रतिरोध ने ही गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट जैसे महान साम्राज्यों की नींव रखी। इन साम्राज्यों ने न सिर्फ अगले 300 सालों तक भारत को बाहरी हमलों से सुरक्षित रखा, बल्कि कला और संस्कृति के एक नए युग की शुरुआत भी की। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जरा सोचिए, अगर 8वीं सदी की ये प्रतिरोध की दीवार गिर गई होती तो आज की दुनिया का नक्शा कैसा होता? इन लड़ाइयों ने सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि शायद पूरी दुनिया के भविष्य को एक नया मोड़ दिया था। ये सोचने पर मजबूर करता है ना?